हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आपकी कहानी, बायोग्राफी ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1882 टू 1945। तो दोस्तों, बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में बात करते हैं रूजवेल्ट का जन्म, परिवार और प्रारंभिक जीवन 1882 से 1904 तक। तो दोस्तों, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का जन्म 30 जनवरी 1882 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के हडसन नदी के किनारे स्थित हाइड पार्क नामक शांत और सुंदर स्थान पर हुआ। वह ऐसे परिवार में जन्मे थे जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ साथ शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी को भी बहुत महत्व देता था। उनके पिता का नाम जेम्स रूजवेल्ट और माता का नाम सारा डेलानो रूजवेल्ट था। दोनों ही अपने समय के प्रतिष्ठित परिवारों से संबंध रखते थे। फ्रैंकलिन अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें परिवार का पूरा स्नेह, संरक्षण और उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई। हालांकि उनका पालन पोषण सुविधाओं के बीच हुआ, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अनुशासन, विनम्रता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का महत्व भी सिखाया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अमेरिका तेजी से बदल रहा था। औद्योगिक विकास, रेल मार्गों का विस्तार और नए उद्योगों की स्थापना ने देश को नई दिशा दी थी। दूसरी ओर समाज में आर्थिक असमानता भी बढ़ रही थी। कुछ परिवार अत्यंत संपन्न थे, जबकि बड़ी संख्या में लोग कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। फ्रैंकलिन का बचपन इसी बदलते हुए अमेरिका में बीता। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, इसलिए उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वे केवल सुविधाओं का आनंद लेने वाले व्यक्ति न बने, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बने। फ्रैंकलिन के पिता जेम्स रूजवेल्ट शांत स्वभाव के, विचारशील और सम्मानित व्यक्ति थे। वे अपने पुत्र को धैर्य, संयम और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। उनकी माता सारा डेलानो रूजवेल्ट अत्यंत शिक्षित, आत्मविश्वासी और अनुशासन प्रिय महिला थीं। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन में फ्रैंकलिन का अधिकांश समय अपनी माता के साथ बीतता था। वे उनके व्यवहार, बोलचाल और अध्ययन पर विशेष ध्यान देती थीं। इसी कारण फ्रैंकलिन में बचपन से ही आत्मविश्वास, शिष्टाचार और नेतृत्व के प्रारंभिक गुण विकसित होने लगे। उस समय अमेरिका के अनेक बच्चों की तरह फ्रैंकलिन ने अपने शुरुआती वर्ष किसी सामान्य विद्यालय में नहीं बिताए। प्रारंभिक शिक्षा उन्हें घर पर ही निजी शिक्षकों के माध्यम से दी गई। इससे उन्हें पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिला। वे इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित और भाषाओं का अध्ययन करते थे। उन्हें विशेष रूप से इतिहास पढ़ना बहुत पसंद था। वे विभिन्न देशों के नेताओं, राजाओं और महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में पढ़ते थे। इन पुस्तकों ने उनके मन में नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न की। बचपन से ही फ्रैंकलिन अत्यंत जिज्ञासु थे। वे केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहते थे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी ध्यान से देखते थे। उन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था। हाइड पार्क की हरियाली, हडसन नदी का शांत वातावरण और विशाल खेत उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते थे। वे अक्सर पेड़ पौधों, पक्षियों और प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते थे। इस वातावरण ने उनके भीतर धैर्य, संतुलन और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित की। फ्रैंकलिन को बचपन से ही यात्रा करने का अवसर मिला। उनके माता पिता कई बार यूरोप की यात्राएं करते थे और वे भी उनके साथ जाते थे। उन यात्राओं के दौरान उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों की संस्कृति, इतिहास और समाज को निकट से देखा। उन्होंने विभिन्न भाषाएं सुनी, अलग अलग परंपराओं को समझा और दुनिया की विविधता को महसूस किया। इन अनुभवों ने उनकी सोच को व्यापक बनाया। बाद के वर्षों में जब वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े, तब यही प्रारंभिक अनुभव उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। यूरोप यात्राओं के दौरान फ्रैंकलिन ने संग्रहालयों, ऐतिहासिक भवनों और महत्वपूर्ण स्थानों का भी भ्रमण किया। वे केवल दर्शक बनकर नहीं रहते थे, बल्कि अपने शिक्षकों और माता पिता से उन स्थानों का महत्व भी समझते थे। इससे उनमें इतिहास और विश्व राजनीति के प्रति गहरी रुचि विकसित हुई। उन्होंने यह समझना शुरू किया कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान, संस्कृति और चुनौतियां होती हैं। यही समझ आगे चलकर उनके कूटनीतिक दृष्टिकोण का आधार बनी। फ्रैंकलिन का स्वभाव बचपन से ही मिलनसार था। वे लोगों से सम्मानपूर्वक बात करते थे और दूसरों की बात ध्यान से सुनते थे।
परिवार के कर्मचारियों, पड़ोसियों और परिचितों के साथ उनका व्यवहार विनम्र रहता था। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि किसी व्यक्ति का सम्मान उसके धन या पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और मानवता से किया जाना चाहिए। यह शिक्षा उनके पूरे जीवन में दिखाई दी। बचपन में उन्हें नौकायन का भी बहुत शौक था। हडसन नदी के किनारे रहते हुए उन्होंने छोटी नौकाएं चलाना सीखा। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि इससे उनमें आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का गुण विकसित हुआ। वे अक्सर अपने परिवार के साथ नदी में समय बिताते थे और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते थे। यह अनुभव उन्हें मानसिक रूप से संतुलित और दृढ़ बनाता गया। समय के साथ फ्रैंकलिन की शिक्षा आगे बढ़ी और उनके माता पिता ने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें एक प्रतिष्ठित विद्यालय में भेजा जाए, जहां वे अन्य विद्यार्थियों के साथ रहकर जीवन के व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त कर सकें। वर्ष 1896 में उन्हें मैसाचुसेट्स के प्रसिद्ध ग्रोटन स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। यह विद्यालय केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए ही नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और सामाजिक सेवा की भावना विकसित करने के लिए भी जाना जाता था। ग्रोटन स्कूल में फ्रैंकलिन का जीवन उनके लिए एक नया अनुभव था। घर के सुरक्षित वातावरण से निकलकर अब उन्हें अनुशासित छात्र जीवन अपनाना पड़ा। यहाँ सभी विद्यार्थियों के लिए समान नियम थे। उन्हें समय पर उठना, नियमित अध्ययन करना, खेलों में भाग लेना और सामूहिक गतिविधियों में शामिल होना पड़ता था। शुरुआत में यह परिवर्तन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे स्वयं को नए वातावरण के अनुसार ढाल लिया। ग्रोटन स्कूल के प्रधानाचार्य एंडिकॉट पीबॉडी का फ्रैंकलिन के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा। वे विद्यार्थियों को केवल सफल व्यक्ति बनने की शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि समाज की सेवा करने की प्रेरणा भी देते थे। उनका मानना था कि जिन लोगों को शिक्षा और अवसर मिले हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपने देश और समाज के लिए कार्य करें। फ्रैंकलिन ने इस विचार को गंभीरता से अपनाया। यही भावना आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की आधारशिला बनी। विद्यालय में फ्रैंकलिन पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों में भी भाग लेते थे। वे बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन टीम भावना, अनुशासन और सहयोग को महत्व देते थे। वे अपने सहपाठियों के बीच एक विनम्र, शांत और भरोसेमंद छात्र के रूप में पहचाने जाने लगे। धीरे धीरे उनमें नेतृत्व के गुण और अधिक स्पष्ट होने लगे। ग्रोटन में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमेरिकी इतिहास, संविधान, राजनीति और अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन किया। वे समझने लगे कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना या धन से नहीं, बल्कि उसके मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों और जागरूक नागरिकों से बनती है। इन विषयों ने उनके मन में सार्वजनिक जीवन के प्रति गंभीर रुचि उत्पन्न की। वर्ष 1900 में फ्रैंकलिन ने ग्रोटन स्कूल की शिक्षा पूरी की और उसी वर्ष उन्हें अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। हार्वर्ड में प्रवेश उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ उन्हें देश के विभिन्न भागों से आए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करने का अवसर मिला। विश्वविद्यालय का वातावरण बौद्धिक चर्चाओं, नए विचारों और सामाजिक गतिविधियों से भरा हुआ था। हार्वर्ड में उन्होंने इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन किया। वे विश्वविद्यालय की विभिन्न छात्र गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने अपने व्यक्तित्व को और अधिक परिपक्व बनाया। वे समाचारों, राष्ट्रीय घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विशेष ध्यान देने लगे। धीरे धीरे उन्हें यह विश्वास होने लगा कि उनका भविष्य केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हार्वर्ड के वर्षों में फ्रैंकलिन ने अनेक ऐसे मित्र बनाए जो आगे चलकर राजनीति, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली पदों पर पहुंचे। इन संबंधों ने उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। वे यह समझने लगे कि नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को समझना, उनकी बात सुनना और कठिन समय में सही निर्णय लेना है। सन 1904 तक फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट एक जिज्ञासु बालक से एक आत्मविश्वासी, शिक्षित और समाज के प्रति उत्तरदायी युवा के रूप में विकसित हो चुके थे। उनका बचपन सुविधाओं के बीच अवश्य बीता था, लेकिन उसी दौरान उन्होंने अनुशासन, सेवा, नेतृत्व, शिक्षा और मानवीय मूल्यों की ऐसी मजबूत नींव तैयार की, जिसने आगे चलकर उन्हें अमेरिका के इतिहास के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में से एक बनने की दिशा में अग्रसर किया। यह प्रारंभिक जीवन उनके भविष्य की महान यात्रा का आधार बना, जिसकी कहानी आने वाले अध्यायों में और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएगी। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं शिक्षा,
कानून और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश 1904 से 1910 तक। तो सन 1904 तक फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट एक शिक्षित, अनुशासित और आत्मविश्वासी युवा के रूप में विकसित हो चुके थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बिताए वर्षों ने उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी थी। अब उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि वे अपने जीवन का मार्ग किस क्षेत्र में चुनें। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि उन्हें जीविका कमाने की तत्काल चिंता नहीं थी, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा करने की इच्छा थी जिससे वे अपने समाज और देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। बचपन में मिली शिक्षा, ग्रोटन स्कूल के संस्कार और हार्वर्ड में विकसित राष्ट्रीय दृष्टिकोण ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनका जीवन केवल निजी सफलता के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवा के लिए होना चाहिए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्रैंकलिन ने कानून की शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। उस समय अमेरिका में राजनीति और कानून का गहरा संबंध माना जाता था। अनेक प्रमुख नेता पहले वकील रहे थे और कानून की समझ ने उन्हें शासन तथा प्रशासन में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता दी थी। फ्रैंकलिन भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित प्रतिष्ठित कोलंबिया लॉ स्कूल में प्रवेश लिया। यह संस्थान अपने उच्च शैक्षणिक स्तर और उत्कृष्ट विधि शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। कोलंबिया लॉ स्कूल का वातावरण हार्वर्ड से अलग था। यहाँ छात्रों को कानून की बारीकियों, न्याय व्यवस्था, संवैधानिक सिद्धांतों और न्यायालयों की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन कराया जाता था। फ्रैंकलिन ने पूरे मन से इन विषयों को समझने का प्रयास किया। उन्हें विशेष रूप से अमेरिकी संविधान, नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक कानून में रुचि थी। वे समझने लगे कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता उसके कानूनों की मजबूती और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था पर निर्भर करती है। हालांकि फ्रैंकलिन कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका मन केवल अदालतों तक सीमित नहीं था। वे समाचार पत्रों में प्रकाशित राजनीतिक घटनाओं को नियमित रूप से पढ़ते थे। वे अमेरिकी कांग्रेस, राष्ट्रपति और राज्यों की सरकारों के कार्यों पर ध्यान देते थे। वे यह समझने का प्रयास करते थे कि सरकारें जनता के लिए किस प्रकार निर्णय लेती हैं और उन निर्णयों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे उनका झुकाव राजनीति की ओर और अधिक बढ़ने लगा। इसी दौरान उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत घटना घटी। 17 मार्च 1905 को उनका विवाह एलेनोर रूजवेल्ट से हुआ। एलेनोर एक शिक्षित, संवेदनशील और सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखने वाली महिला थी। वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के परिवार से भी संबंधित थीं। विवाह समारोह में थियोडोर रूजवेल्ट स्वयं उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी भतीजी का विवाह संपन्न कराया। यह घटना उस समय पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बनी। एलेनोर केवल जीवन संगिनी ही नहीं बनी, बल्कि आगे चलकर फ्रैंकलिन के सार्वजनिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी भी सिद्ध हुई। उनका स्वभाव समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। वे गरीबों, महिलाओं और बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से समझती थीं। विवाह के बाद फ्रैंकलिन और एलेनोर के विचारों का आदान प्रदान लगातार बढ़ा। दोनों ने मिलकर समाज को बेहतर बनाने की दिशा में सोच विकसित करनी शुरू की। विवाह के बाद फ्रैंकलिन ने कानून की पढ़ाई जारी रखी। यद्यपि उन्होंने कोलंबिया लॉ स्कूल की पूरी डिग्री औपचारिक रूप से पूरी नहीं की, लेकिन उन्होंने न्यूयॉर्क राज्य की बार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उस समय बार परीक्षा पास करने के बाद व्यक्ति को वकालत करने की अनुमति मिल जाती थी। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क की एक प्रतिष्ठित कानूनी फर्म में वकील के रूप में कार्य प्रारंभ किया। वकालत के शुरुआती वर्षों में फ्रैंकलिन ने व्यावसायिक मामलों और कॉरपोरेट कानून से जुड़े अनेक मामलों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारिक संस्थानों, उद्योगों और आर्थिक व्यवस्था को निकट से समझा। उन्होंने देखा कि अमेरिका का औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा था, लेकिन इसके साथ साथ श्रमिकों की समस्याएं, आय में असमानता और सामाजिक चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। इन अनुभवों ने उनके विचारों को और अधिक व्यावहारिक बनाया। हालांकि वकालत उन्हें सम्मान और आर्थिक स्थिरता प्रदान कर रही थी, फिर भी उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनका वास्तविक उद्देश्य अदालत में मुकदमे लड़ना नहीं है। उनका मन राजनीति और सार्वजनिक जीवन में अधिक लगता था। वे मानते थे कि यदि समाज में व्यापक परिवर्तन लाना है तो नीति निर्माण और शासन व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस समय अमेरिका की राजनीति में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दल प्रमुख थे। न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अत्यंत तीव्र थी।
फ्रैंकलिन के परिवार की कुछ राजनीतिक परंपराएं थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने विचारों के आधार पर डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया। उनका विश्वास था कि सरकार को केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी कार्य करना चाहिए। राजनीति में प्रवेश करने से पहले फ्रैंकलिन ने अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। वे किसानों, व्यापारियों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनते थे। वे केवल भाषण देने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे, बल्कि लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को समझना चाहते थे। उनकी विनम्रता और धैर्यपूर्ण व्यवहार के कारण लोग उनसे खुलकर बात करते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे किसी भी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते थे। वे जल्दी निर्णय देने के बजाय पहले तथ्यों को समझने का प्रयास करते थे। यह गुण आगे चलकर उनके पूरे राजनीतिक जीवन की पहचान बना। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि समाधान खोजने में विश्वास रखता था। सन 1910 के आसपास न्यूयॉर्क राज्य की राजनीति में परिवर्तन की लहर चल रही थी। डेमोक्रेटिक पार्टी नए और शिक्षित उम्मीदवारों की तलाश कर रही थी, जो जनता के बीच विश्वास पैदा कर सकें। इसी समय फ्रैंकलिन को न्यूयॉर्क राज्य सीनेट का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। यह उनके जीवन का पहला बड़ा राजनीतिक कदम था। चुनाव अभियान उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें गांव-गांव और कस्बों में जाकर लोगों से मिलना पड़ता था। वे सार्वजनिक सभाओं में अपने विचार रखते थे और नागरिकों की समस्याओं को सुनते थे। उन्होंने अपने भाषणों में ईमानदार प्रशासन, बेहतर शिक्षा, न्यायपूर्ण शासन और जनहित की नीतियों पर बल दिया। उनकी भाषा सरल होती थी और वे जटिल राजनीतिक शब्दों के बजाय सामान्य लोगों की समझ में आने वाली बातें करते थे। उस समय न्यूयॉर्क के जिस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां रिपब्लिकन पार्टी का लंबे समय से प्रभाव था। अनेक राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि फ्रैंकलिन के लिए जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय लगातार मेहनत की। वे हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया। उनकी मेहनत रंग लाई और वे न्यूयॉर्क राज्य सीनेट के लिए निर्वाचित हो गए। यह जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि उनके सार्वजनिक जीवन की वास्तविक शुरुआत थी। राज्य सीनेट में पहुंचने के बाद उन्होंने ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करना शुरू किया। वे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन केवल राजनीतिक कारणों से नहीं करते थे, बल्कि उसके लाभ और हानि का अध्ययन करने के बाद ही निर्णय लेते थे। सीनेट में उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्पष्ट रुख अपनाया। वे चाहते थे कि सरकारी पदों पर योग्य और ईमानदार लोगों की नियुक्ति हो। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने और जनता के विश्वास को मजबूत करने पर जोर दिया। उनके इस दृष्टिकोण के कारण कुछ प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं से मतभेद भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। फ्रैंकलिन की कार्यशैली धीरे धीरे पूरे न्यूयॉर्क में चर्चा का विषय बनने लगी। लोग उन्हें एक युवा, ऊर्जावान और जिम्मेदार नेता के रूप में देखने लगे। वे समझते थे कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करने का अवसर है। यही सोच उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। इस दौरान एलेनोर भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं। वे गरीब परिवारों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेती थीं। फ्रैंकलिन और एलेनोर दोनों का मानना था कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सफलता तभी संभव है जब समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी सम्मान और अवसर मिले। यह साझा सोच उनके वैवाहिक जीवन और सार्वजनिक कार्यों दोनों की ताकत बनी। 1904 से 1910 के बीच के इन वर्षों ने फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट को एक विद्यार्थी से वकील और वकील से उभरते हुए जननेता में बदल दिया। उन्होंने कानून की गहरी समझ प्राप्त की, विवाह के माध्यम से एक मजबूत जीवन साथी और सहयोगी पाया तथा राजनीति में अपने पहले कदम सफलतापूर्वक रखे। इस अवधि में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि नेतृत्व केवल जन्म या संपत्ति से नहीं आता, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम, अध्ययन और जनता के प्रति समर्पण से विकसित होता है। आने वाले वर्षों में यही युवा नेता राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगा, बड़े प्रशासनिक दायित्व संभालेगा, गंभीर व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करेगा और अंततः अमेरिका के इतिहास के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में अपना स्थान बनाएगा। यह यात्रा अभी केवल शुरू हुई थी, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं विवाह, राजनीतिक उन्नति
और शुरुआती सफलताएं 1910 से 1920 तक। तो सन 1910 में न्यूयॉर्क राज्य सीनेट के लिए फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की जीत ने उनके राजनीतिक जीवन को नई दिशा दी। अब वे केवल एक युवा वकील या उभरते हुए नेता नहीं रहे थे, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि बन चुके थे। यह जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी परीक्षा भी थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजनीति को व्यक्तिगत लाभ का माध्यम नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवा का साधन बनाएंगे। यही विचार आगे चलकर उनके पूरे राजनीतिक जीवन की पहचान बना। राज्य सीनेट में प्रवेश करने के बाद फ्रैंकलिन ने सबसे पहले प्रशासन की कार्यप्रणाली को गहराई से समझने का प्रयास किया। वे किसी भी विधेयक या सरकारी प्रस्ताव का अध्ययन किए बिना अपनी राय नहीं देते थे। वे घंटों तक दस्तावेज पढ़ते, विशेषज्ञों से चर्चा करते और फिर अपना निर्णय लेते थे। उनकी यह आदत उन्हें अन्य युवा नेताओं से अलग बनाती थी। वे जानते थे कि अच्छे निर्णय केवल लोकप्रिय भाषणों से नहीं, बल्कि सही जानकारी और गंभीर अध्ययन से लिए जाते हैं। उस समय न्यूयॉर्क की राजनीति में कई प्रभावशाली नेता और राजनीतिक समूह सक्रिय थे। इनमें से कुछ लोग सरकारी नियुक्तियों और नीतियों पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते थे। फ्रैंकलिन ने महसूस किया कि यदि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, तो सरकारी निर्णय योग्यता और ईमानदारी के आधार पर होने चाहिए। इसलिए उन्होंने कई अवसरों पर उन राजनीतिक दबावों का विरोध किया जो सार्वजनिक हित के विरुद्ध थे। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि वे अभी राजनीति में नए थे। फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी साफ सुथरी छवि और स्वतंत्र सोच ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे अखबारों में उनके कार्यों की चर्चा होने लगी। जनता उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखने लगी जो किसी शक्तिशाली समूह के प्रभाव में आने के बजाय अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता था। इससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ने लगी। इसी दौरान उनका पारिवारिक जीवन भी आगे बढ़ रहा था। उनकी पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट सामाजिक कार्यों में पहले से अधिक सक्रिय होती जा रही थीं। वे गरीब परिवारों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेती थीं। वे अक्सर कारखानों, स्कूलों और श्रमिक बस्तियों का दौरा करती थीं। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने समाज की वास्तविक समस्याओं को बहुत निकट से देखा। बाद में वे इन अनुभवों को फ्रैंकलिन के साथ साझा करती थीं। इससे फ्रैंकलिन की समझ और भी व्यापक होती गई। फ्रैंकलिन और एलेनोर का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे के विचारों के साथी भी थे। वे सार्वजनिक जीवन, समाज और देश के भविष्य पर लंबी चर्चाएं करते थे। एलेनोर ने हमेशा फ्रैंकलिन को यह याद दिलाया कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति होती है जो स्वयं अपनी आवाज नहीं उठा सकते। यह सोच आगे चलकर फ्रैंकलिन की कई नीतियों में दिखाई दी। 1912 का वर्ष अमेरिकी राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वुडरो विल्सन विजयी हुए। उनकी सरकार ने कई सुधारवादी नीतियां अपनाने का संकल्प लिया। फ्रैंकलिन ने चुनाव अभियान के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी और उनकी कार्यक्षमता ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। विल्सन प्रशासन ने उनमें भविष्य का एक सक्षम नेता देखा। सन 1913 में फ्रैंकलिन को अमेरिका के नौसेना विभाग में सहायक सचिव नियुक्त किया गया। यह उनके जीवन की पहली बड़ी राष्ट्रीय प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। उस समय नौसेना विभाग अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस पद पर रहते हुए उन्हें केवल कार्यालय का कार्य नहीं करना था, बल्कि देश की समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक प्रशिक्षण, जहाजों के निर्माण और प्रशासनिक सुधारों की भी निगरानी करनी थी। यह पद उनके लिए एक बड़ा अवसर था। उन्होंने पूरे उत्साह और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू की। वे नियमित रूप से नौसैनिक अड्डों का निरीक्षण करते थे, अधिकारियों से मिलते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी संस्था की सफलता उसके कर्मचारियों के मनोबल और प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। इसलिए उन्होंने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। फ्रैंकलिन का कार्य करने का तरीका अत्यंत व्यवस्थित था। वे हर बैठक की तैयारी पहले से करते थे और प्रत्येक विषय का पूरा अध्ययन करते थे। उनके वरिष्ठ अधिकारी उनकी कार्यक्षमता से प्रभावित थे। वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर निर्णय लेते थे। यही गुण आगे चलकर राष्ट्रपति के रूप में उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान बना। 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। शुरुआत में अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं।
फ्रैंकलिन ने नौसेना विभाग में रहते हुए युद्ध की तैयारियों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते, बल्कि मजबूत संगठन, तकनीक, प्रशिक्षण और संसाधनों से भी जीत सुनिश्चित होती है। यद्यपि अमेरिका उस समय युद्ध से बाहर था, फिर भी नौसेना को अधिक सक्षम बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए। फ्रैंकलिन ने जहाजों के निर्माण, नौसैनिक अड्डों के विकास और अधिकारियों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश तुरंत तैयार हो सके। 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अब नौसेना विभाग की जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक बढ़ गईं। लाखों सैनिकों और आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित रूप से यूरोप पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। फ्रैंकलिन ने इस कठिन समय में दिन रात काम किया। उन्होंने परिवहन व्यवस्था, नौसैनिक सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के दौरान उन्हें कई बार यूरोप जाने का अवसर भी मिला। वहां उन्होंने मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों से मुलाकात की और युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों को निकट से देखा। उन्होंने घायल सैनिकों, युद्ध से प्रभावित शहरों और आम नागरिकों की कठिनाइयों को अपनी आंखों से देखा। इन अनुभवों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे समझ गए कि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसका सबसे अधिक असर सामान्य नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकलिन ने यह भी सीखा कि संकट के समय सरकार का नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि निर्णय समय पर और सही ढंग से लिए जाए, तो बड़े संकटों का प्रभाव कम किया जा सकता है। यही अनुभव आगे चलकर महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय उनके नेतृत्व की आधारशिला बना। युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे। फ्रैंकलिन अब राष्ट्रीय स्तर पर एक जाने पहचाने नेता बन चुके थे। उनकी प्रशासनिक क्षमता, ईमानदारी और शांत नेतृत्व शैली ने उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया। सन 1920 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। यह उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी। यद्यपि उनकी आयु उस समय अपेक्षाकृत कम थी, फिर भी पार्टी नेतृत्व को विश्वास था कि उनमें भविष्य का राष्ट्रीय नेता बनने की क्षमता है। उन्होंने पूरे देश का व्यापक दौरा किया और अनेक राज्यों में जनसभाएं की। चुनाव अभियान के दौरान फ्रैंकलिन ने राष्ट्रीय एकता, बेहतर प्रशासन, आर्थिक विकास और विश्व शांति पर अपने विचार रखे। उनकी भाषण शैली प्रभावशाली होने के साथ साथ सरल भी थी। वे कठिन विषयों को आम जनता की भाषा में समझाते थे। यही कारण था कि लोग उन्हें ध्यान से सुनते थे। हालांकि 1920 का चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी हार गई और रिपब्लिकन उम्मीदवार विजयी हुए, लेकिन इस हार ने फ्रैंकलिन की प्रतिष्ठा को कम नहीं किया। इसके विपरीत पूरे देश में उनकी पहचान और अधिक मजबूत हुई। अब लोग उन्हें भविष्य के संभावित राष्ट्रीय नेता के रूप में देखने लगे थे। उन्होंने भी हार को निराशा के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर माना। इस पूरे दशक में फ्रैंकलिन ने राजनीति, प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अमूल्य अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने राज्य स्तर से लेकर संघीय सरकार तक विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने सीखा कि नेतृत्व केवल लोकप्रियता का नाम नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने, लोगों की बात सुनने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की क्षमता का नाम है। 1910 से 1920 का यह दशक फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के जीवन का निर्माण काल था। इस अवधि में उन्होंने एक सफल विधायक, कुशल प्रशासक और राष्ट्रीय स्तर के उभरते नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, धैर्य, दूरदृष्टि और जन सेवा की भावना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी। लेकिन नियति ने उनके लिए एक ऐसी कठिन परीक्षा तैयार कर रखी थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी उनके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। वही बीमारी उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर अवश्य करेगी, लेकिन मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक दृढ़ बना देगी। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार पोलियो जैसी गंभीर चुनौती का सामना करते हुए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने हार मानने के बजाय अपने जीवन की सबसे बड़ी वापसी की और दुनिया को साहस, धैर्य तथा अदम्य इच्छा शक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। अब चौथे अध्याय में जानते हैं पोलियो से संघर्ष और असाधारण वापसी 1921 से 1928 तक। तो सन 1920 के उपराष्ट्रपति चुनाव में पराजय के बाद फ्रैंकलिन डेलानो
रूजवेल्ट ने अपने राजनीतिक जीवन को समाप्त नहीं माना। वे जानते थे कि लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए सक्रिय चुनावी राजनीति से दूरी बनाई और अपने परिवार, कानूनी कार्यों तथा सार्वजनिक जीवन पर ध्यान देना शुरू किया। उस समय उनकी आयु केवल 39 वर्ष थी और उनके सामने एक लंबा भविष्य दिखाई दे रहा था। उन्हें विश्वास था कि एक दिन वे फिर से राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन नियति ने उनके लिए एक ऐसी कठिन परीक्षा तैयार कर रखी थी जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। अगस्त 1921 में फ्रैंकलिन अपने परिवार के साथ कनाडा के निकट स्थित कैंपोबेलो द्वीप पर अवकाश बिता रहे थे। वे नौकायन, तैराकी और अन्य बाहरी गतिविधियों का आनंद ले रहे थे। एक दिन उन्हें अचानक तेज बुखार, शरीर में दर्द और असामान्य कमजोरी महसूस हुई। प्रारंभ में परिवार को लगा कि यह सामान्य वायरल बीमारी होगी और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन अगले ही दिनों में उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। धीरे धीरे उनके पैरों में कमजोरी बढ़ गई। उन्हें चलने में कठिनाई होने लगी और कुछ समय बाद वे अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सके। परिवार ने तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सकों से संपर्क किया। कई परीक्षणों और चिकित्सकीय जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वे पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से प्रभावित हुए हैं। उस समय पोलियो एक अत्यंत भयावह बीमारी मानी जाती थी। इसका प्रभाव विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र पर पड़ता था और कई रोगियों के शरीर के अंग स्थायी रूप से कमजोर या निष्क्रिय हो जाते थे। यह समाचार फ्रैंकलिन और उनके परिवार के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। कुछ ही सप्ताह पहले तक जो व्यक्ति ऊर्जा, आत्मविश्वास और सक्रियता का प्रतीक था, वह अब बिना सहायता के चल भी नहीं पा रहा था। अनेक लोगों को लगा कि उनका राजनीतिक जीवन अब समाप्त हो चुका है। उस समय समाज में यह धारणा भी प्रचलित थी कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति बड़े सार्वजनिक पदों की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। फ्रैंकलिन के लिए यह केवल शारीरिक संकट नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक चुनौती भी थी। वे कई बार निराश हो जाते थे। उन्हें लगता था कि जिन सपनों को उन्होंने वर्षों की मेहनत से बनाया था, वे अब अधूरे रह जाएंगे। लेकिन इसी कठिन समय में उनके परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट और उनकी माता सारा रूजवेल्ट लगातार उनके साथ रहीं। दोनों ने उन्हें हिम्मत दी कि यह बीमारी उनके व्यक्तित्व को नहीं बदल सकती। एलेनोर विशेष रूप से उनके मनोबल को बनाए रखने का प्रयास करती थीं। वे उन्हें बार बार याद दिलाती थीं कि नेतृत्व केवल शरीर की शक्ति से नहीं, बल्कि विचारों, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से होता है। उन्होंने फ्रैंकलिन को कभी भी स्वयं पर दया करने नहीं दी। इसके बजाय वे उन्हें हर दिन कुछ नया करने और भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करती रहीं। बीमारी के बाद फ्रैंकलिन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उन्हें रोजाना लंबे समय तक व्यायाम और उपचार करना पड़ता था। उस समय पोलियो का कोई निश्चित इलाज उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर केवल नियमित अभ्यास, पानी में व्यायाम और मांसपेशियों को सक्रिय रखने की सलाह देते थे। फ्रैंकलिन ने इस उपचार को पूरी गंभीरता से अपनाया। वे घंटों तक अभ्यास करते, भले ही उन्हें दर्द सहना पड़ता। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक दिन वे फिर से चल सकेंगे। यद्यपि वास्तविकता यह थी कि उनके दोनों पैरों की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे लोहे के विशेष सहायक उपकरणों और बैसाखियों की मदद से खड़े होने का अभ्यास करते थे। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और थकाने वाली थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। इन वर्षों में फ्रैंकलिन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा, धैर्य। पहले वे अत्यंत सक्रिय और तेज जीवन जीते थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें रुककर सोचने का अवसर दिया। उन्होंने समझा कि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी कठिनाई से गुजरता है। इस अनुभव ने उन्हें दूसरों के दुख और संघर्ष के प्रति पहले से कहीं अधिक संवेदनशील बना दिया। बीमारी के दौरान उन्होंने अनेक ऐसे लोगों से मुलाकात की जो शारीरिक विकलांगता के साथ जीवन जी रहे थे। उन्होंने देखा कि समाज अक्सर ऐसे लोगों को कमजोर समझता है, जबकि उनमें अद्भुत साहस और आत्मसम्मान होता है। इस अनुभव ने उनके भीतर समानता और मानवीय गरिमा के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया। आगे चलकर राष्ट्रपति बनने पर उनकी कई सामाजिक नीतियों में यही संवेदनशीलता दिखाई दी।
सन 1924 के आसपास फ्रैंकलिन को जॉर्जिया राज्य के वार्म स्प्रिंग्स नामक स्थान के बारे में जानकारी मिली। वहां प्राकृतिक गर्म पानी के झरने थे और माना जाता था कि पानी में व्यायाम करने से पोलियो रोगियों को कुछ राहत मिल सकती है। फ्रैंकलिन स्वयं वहां गए और उन्होंने नियमित जल व्यायाम शुरू किया। वार्म स्प्रिंग्स उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। वहां वे केवल उपचार के लिए नहीं जाते थे, बल्कि अन्य पोलियो रोगियों के साथ समय भी बिताते थे। वे उनसे बातचीत करते, उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें हिम्मत देते। धीरे धीरे यह स्थान उनके लिए आशा और संघर्ष का प्रतीक बन गया। फ्रैंकलिन ने बाद में वार्म स्प्रिंग्स के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, ताकि अधिक से अधिक रोगियों को उपचार और पुनर्वास का अवसर मिल सके। वे मानते थे कि बीमारी किसी व्यक्ति की क्षमता को समाप्त नहीं करती, बल्कि समाज को उसे आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। इन वर्षों में एलेनोर रूजवेल्ट की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। जब फ्रैंकलिन पूरी तरह सक्रिय नहीं हो सकते थे, तब एलेनोर ने राजनीतिक संपर्क बनाए रखे। वे सामाजिक संगठनों, महिला समूहों और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से मिलती रहीं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फ्रैंकलिन का नाम राष्ट्रीय राजनीति से पूरी तरह गायब न हो। फ्रैंकलिन स्वयं भी राजनीति से दूर नहीं हुए। वे समाचारों पर लगातार नजर रखते थे, सरकारी नीतियों का अध्ययन करते थे और देश की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को समझते थे। वे अपने सहयोगियों के साथ पत्रों के माध्यम से विचार विमर्श करते थे। इस प्रकार बीमारी के बावजूद उनका राजनीतिक ज्ञान और अनुभव लगातार बढ़ता गया। इस कठिन समय ने उनके व्यक्तित्व में एक और बड़ा परिवर्तन किया। पहले वे अपेक्षाकृत आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी युवा नेता थे, लेकिन अब वे अधिक धैर्यवान, विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण बन चुके थे। वे लोगों की समस्याओं को केवल आंकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टि से समझने लगे थे। सन 1924 के डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय अधिवेशन में फ्रैंकलिन ने सार्वजनिक रूप से भाग लिया। वे सहायक उपकरणों की मदद से मंच तक पहुंचे और प्रभावशाली भाषण दिया। उपस्थित लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए यह संदेश था कि वे अभी भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं और हार नहीं मानी है। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने धीरे धीरे अपने राजनीतिक संपर्कों को फिर से मजबूत किया। अनेक लोग जो पहले मानते थे कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है, अब अपनी राय बदलने लगे। वे समझ गए कि फ्रैंकलिन की सबसे बड़ी शक्ति उनके पैर नहीं, बल्कि उनका साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता है। सन 1928 तक अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर नए नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। न्यूयॉर्क राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रही थी जो जनता का विश्वास जीत सके। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नजर फिर से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पर गई। प्रारंभ में उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने में संकोच किया, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अभी भी बनी हुई थीं। लेकिन उनके सहयोगियों और एलेनोर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि देश को उनके नेतृत्व की आवश्यकता है। आखिरकार फ्रैंकलिन ने न्यूयॉर्क के गवर्नर पद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। चुनाव अभियान के दौरान उन्हें शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वे लोगों से मिलते, भाषण देते और अपनी नीतियों को सरल भाषा में समझाते। जनता ने उनके साहस और ईमानदारी की सराहना की। 1928 के चुनाव में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट न्यूयॉर्क के गवर्नर निर्वाचित हुए। यह जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि मानवीय इच्छा शक्ति की भी ऐतिहासिक विजय थी। 7 वर्ष पहले जिस व्यक्ति को लोग सार्वजनिक जीवन से बाहर मान चुके थे, वही अब अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक का निर्वाचित गवर्नर बन चुका था। 1921 से 1928 तक का यह काल फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रेरणादायक दौर था। पोलियो ने उनके शरीर को अवश्य प्रभावित किया, लेकिन उनके मन, साहस और संकल्प को नहीं तोड़ सका। इस संघर्ष ने उन्हें ऐसा नेता बना दिया जो दूसरों के दर्द को समझ सकता था, संकट में धैर्य रख सकता था और असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में भी आशा की किरण खोज सकता था। आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि न्यूयॉर्क के गवर्नर के रूप में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किस प्रकार प्रशासनिक सुधार किए,
आर्थिक चुनौतियों का सामना किया और अपने नेतृत्व से पूरे अमेरिका का विश्वास जीतकर अंततः राष्ट्रपति पद की ओर अपनी ऐतिहासिक यात्रा को आगे बढ़ाया। अब 5वें अध्याय में जानते हैं न्यूयॉर्क के गवर्नर के रूप में नेतृत्व 1929 से 1932 तक। तो सन 1928 में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर निर्वाचित हुए। यह केवल उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उनके अदम्य साहस की भी विजय थी। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी के बाद अनेक लोगों ने मान लिया था कि वे कभी सक्रिय सार्वजनिक जीवन में नहीं लौट पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और जनता के विश्वास के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि स्पष्ट दृष्टि, मजबूत संकल्प और जनसेवा की भावना से बनता है। जब फ्रैंकलिन ने गवर्नर का पद संभाला, तब न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से सबसे प्रभावशाली राज्य था। यहां बड़े उद्योग, बैंक, व्यापारिक संस्थान और लाखों श्रमिक रहते थे। यदि न्यूयॉर्क की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश पर पड़ता था। लेकिन इसी समय दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही थी जिसने आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। इस घटना को इतिहास में महान आर्थिक मंदी की शुरुआत माना जाता है। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों की बचत समाप्त हो गई। अनेक बैंक संकट में आ गए, उद्योगों का उत्पादन घटने लगा और हजारों कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यह संकट पूरे अमेरिका में फैल गया। न्यूयॉर्क के गवर्नर के रूप में फ्रैंकलिन के सामने यह उनकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। अनेक लोग बेरोजगार हो चुके थे, कारखाने बंद हो रहे थे, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं पा रहे थे, गरीब परिवारों के सामने भोजन और आवास की समस्या खड़ी हो गई थी। सरकार पर लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं। फ्रैंकलिन ने सबसे पहले यह स्वीकार किया कि यह संकट सामान्य नहीं है। उनका मानना था कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकती। यदि लाखों नागरिक कठिनाई में हों, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह सक्रिय रूप से उनकी सहायता करे। उस समय यह विचार कई लोगों के लिए नया था, क्योंकि पहले सरकारें अर्थव्यवस्था में सीमित हस्तक्षेप करती थीं। उन्होंने राज्य के अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार बैठकें की। वे केवल सरकारी रिपोर्टों पर निर्भर नहीं रहते थे। वे स्वयं विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते, लोगों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते थे। वे समझना चाहते थे कि बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक संकट का वास्तविक प्रभाव आम नागरिकों पर क्या पड़ रहा है। एक दौरे के दौरान उन्होंने ऐसे परिवारों को देखा जिनके घरों में कई दिनों से पर्याप्त भोजन नहीं था। कुछ लोग काम की तलाश में शहर शहर भटक रहे थे। अनेक बच्चे आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। इन दृश्यों ने फ्रैंकलिन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल भाषणों से लोगों की समस्याएं हल नहीं होंगी, बल्कि ठोस सरकारी योजनाएं बनानी होंगी। उन्होंने राज्य सरकार के माध्यम से राहत कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में कदम उठाए। बेरोजगार लोगों के लिए अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाई गई। सार्वजनिक निर्माण कार्यों, सड़कों, पुलों और अन्य सरकारी परियोजनाओं पर अधिक निवेश किया गया ताकि लोगों को काम मिल सके। इससे दो लाभ हुए। एक ओर राज्य का विकास हुआ और दूसरी ओर हजारों परिवारों को आय का स्रोत मिला। फ्रैंकलिन का विश्वास था कि किसी व्यक्ति को केवल सहायता देना पर्याप्त नहीं है। यदि उसे सम्मानजनक रोजगार मिल जाए, तो वह अपने परिवार का भविष्य स्वयं बेहतर बना सकता है। इसलिए उन्होंने रोजगार आधारित राहत योजनाओं को विशेष महत्व दिया। यह विचार बाद में राष्ट्रपति बनने पर उनकी प्रसिद्ध न्यू डील नीतियों का आधार बना। उन्होंने कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर भी ध्यान दिया। उस समय अनेक किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। कृषि उत्पादों के दाम लगातार गिर रहे थे और उत्पादन लागत बढ़ती जा रही थी। फ्रैंकलिन ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार किया और राज्य स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके राहत पहुंचाने का प्रयास किया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी उन्होंने प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि आर्थिक संकट के समय सबसे अधिक प्रभाव गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़ता है। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी प्रभावित होगा। इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार के समर्थन को बनाए रखने का प्रयास किया। फ्रैंकलिन प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे विशेषज्ञों की राय का सम्मान करते थे।
वे केवल राजनीतिक सलाहकारों पर निर्भर नहीं रहते थे। वे अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, इंजीनियरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सुझाव लेते थे। उनका विश्वास था कि जटिल समस्याओं का समाधान सामूहिक ज्ञान और अनुभव से ही संभव है। उनकी कार्यशैली बेहद व्यवस्थित थी। प्रत्येक दिन वे सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन करते, अधिकारियों से चर्चा करते और फिर निर्णय लेते। वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते थे। उनके सहयोगी बताते थे कि संकट के समय भी उनके चेहरे पर घबराहट दिखाई नहीं देती थी। वे हमेशा समाधान खोजने पर ध्यान देते थे। इसी दौरान उनकी पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट की भूमिका भी लगातार बढ़ती गई। वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों और गरीब परिवारों से मिलती थीं। वे उनके अनुभव सीधे फ्रैंकलिन तक पहुंचाती थीं। इससे गवर्नर को सरकारी आंकड़ों के साथ साथ वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की भी जानकारी मिलती थी। एलेनोर विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय थीं। उन्होंने कई बार फ्रैंकलिन को सुझाव दिया कि सरकार की नीतियों में उन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिनकी आवाज सामान्यतः नहीं सुनी जाती। फ्रैंकलिन ने इन सुझावों को गंभीरता से लिया। आर्थिक संकट के दौरान न्यूयॉर्क के अनेक शहरों में लोगों का सरकार पर से विश्वास कम होने लगा था। उन्हें लगता था कि उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। फ्रैंकलिन ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया। वे नियमित रूप से जनता को संबोधित करते थे और सरल भाषा में बताते थे कि सरकार क्या कर रही है और आगे क्या कदम उठाएगी। वे झूठे वादे नहीं करते थे, बल्कि ईमानदारी से चुनौतियों को स्वीकार करते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे लोगों में आशा का संचार करते थे। वे कहते थे कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। यदि सरकार और जनता मिलकर प्रयास करें तो आर्थिक संकट से बाहर निकला जा सकता है। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण ने लोगों का मनोबल बढ़ाया। गवर्नर के रूप में उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी जोर दिया। वे चाहते थे कि सरकारी धन का उपयोग ईमानदारी से हो और राहत योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है और इसे किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहिए। 1929 से 1932 के बीच अमेरिका की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। बेरोजगारी बढ़ती रही और अनेक राज्यों में लोग गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इस दौरान फ्रैंकलिन की लोकप्रियता न्यूयॉर्क से बाहर भी बढ़ने लगी। देश भर के समाचार पत्र उनके कार्यों और राहत योजनाओं की चर्चा करने लगे। लोग उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो केवल समस्याओं की बात नहीं करता, बल्कि समाधान प्रस्तुत करता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी महसूस किया कि फ्रैंकलिन राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। उनकी प्रशासनिक सफलता, जनता से जुड़ाव और संकट प्रबंधन की क्षमता ने उन्हें राष्ट्रपति पद का मजबूत दावेदार बना दिया। 1932 का राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहा था। उस समय पूरे अमेरिका में आर्थिक मंदी के कारण निराशा का वातावरण था। लाखों लोग ऐसे नेता की तलाश में थे जो उन्हें आशा और नई दिशा दे सके। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अंततः फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने पूरे देश का व्यापक दौरा किया। वे छोटे कस्बों, बड़े शहरों, किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों और विद्यार्थियों से मिले। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि सरकार का पहला कर्तव्य जनता की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। उन्होंने वादा किया कि यदि उन्हें अवसर मिला तो वे देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए साहसिक कदम उठाएंगे। उनके चुनाव अभियान का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था आशा, विश्वास और परिवर्तन। उन्होंने लोगों से कहा कि अमेरिका के सामने कठिन चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन देश के पास उन्हें पार करने की क्षमता भी है। वे केवल सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि शासन की सोच बदलने की बात कर रहे थे। 1928 से 1932 तक न्यूयॉर्क के गवर्नर के रूप में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि संकट के समय सच्चा नेतृत्व कैसा होना चाहिए। उन्होंने सहानुभूति, व्यावहारिक सोच, प्रशासनिक दक्षता और दूरदृष्टि का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने पूरे राष्ट्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। यह अवधि उनके राष्ट्रपति बनने की मजबूत नींव सिद्ध हुई। उन्होंने जनता का विश्वास अर्जित किया, आर्थिक चुनौतियों को समझा और ऐसी नीतियों की रूपरेखा तैयार की जो आगे चलकर अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रमों में बदलने वाली थी।
अब अमेरिका एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। आर्थिक मंदी ने देश को गहरे संकट में डाल दिया था और करोड़ों नागरिक परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि 1932 के ऐतिहासिक राष्ट्रपति चुनाव में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने किस प्रकार जनता का विश्वास जीता, व्हाइट हाउस तक पहुंचे और अपने ऐतिहासिक न्यू डील कार्यक्रम के माध्यम से अमेरिका के पुनर्निर्माण की शुरुआत की। अब छठे अध्याय में जानते हैं महामंदी और 1932 का राष्ट्रपति चुनाव 1932 से 1933 तक। तो दोस्तों, सन 1932 तक संयुक्त राज्य अमेरिका अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट महामंदी ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रहा था। 3 वर्ष पहले शुरू हुई आर्थिक गिरावट अब राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी थी। हजारों बैंक बंद हो चुके थे, लाखों लोग अपनी नौकरियां खो चुके थे और अनगिनत परिवारों की जीवन भर की बचत समाप्त हो गई थी। बड़े बड़े कारखानों में उत्पादन रुक गया था। खेतों में फसलें तैयार होने के बावजूद किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा था और अनेक परिवारों के सामने 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया था। अमेरिका के अनेक शहरों में रोजगार की तलाश में लोगों की लंबी कतारें दिखाई देती थीं। कई परिवार अपने घरों से बेघर हो गए थे और अस्थायी झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे। चर्चों, सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय संगठनों द्वारा भोजन वितरण किया जा रहा था, लेकिन यह सहायता पूरे देश की आवश्यकता के सामने बहुत कम थी। लोगों का भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में पूरे राष्ट्र को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो केवल समस्याओं का वर्णन न करे, बल्कि उन्हें दूर करने का साहस और स्पष्ट योजना भी प्रस्तुत करे। न्यूयॉर्क के गवर्नर के रूप में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट पहले ही यह दिखा चुके थे कि वे संकट की परिस्थितियों में सक्रिय भूमिका निभाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बेरोजगारों के लिए राहत कार्यक्रम शुरू किए, सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया और राज्य सरकार को जनता की सहायता के लिए अधिक सक्रिय बनाया। इन प्रयासों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया। अनेक लोगों को लगने लगा कि यदि ऐसा नेतृत्व पूरे देश को मिले तो अमेरिका आर्थिक संकट से बाहर निकल सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1932 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया शुरू की। पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता इस पद के दावेदार थे, लेकिन धीरे धीरे अधिकांश प्रतिनिधियों का समर्थन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के पक्ष में आने लगा। उनका प्रशासनिक अनुभव, जनता के बीच लोकप्रियता और संकट के समय निर्णायक नेतृत्व ने उन्हें सबसे मजबूत उम्मीदवार बना दिया। अंततः उन्हें आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। उम्मीदवार बनने के बाद फ्रैंकलिन ने पूरे देश का व्यापक दौरा प्रारंभ किया। उनकी शारीरिक स्थिति अभी भी पोलियो के कारण सीमित थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपने अभियान की बाधा नहीं बनने दिया। वे रेलगाड़ियों से यात्रा करते, विभिन्न राज्यों में सभाएं करते और हजारों लोगों को संबोधित करते। जहां संभव होता वे सहायक उपकरणों की मदद से मंच तक पहुंचते और आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण देते। उनके भाषणों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता थी। वे कठिन आर्थिक विषयों को भी ऐसी भाषा में समझाते थे जिसे सामान्य नागरिक आसानी से समझ सके। वे कहते थे कि सरकार का पहला कर्तव्य जनता की सुरक्षा, सम्मान और अवसर सुनिश्चित करना है। यदि लाखों लोग बेरोजगार हैं और भूखे हैं, तो सरकार को केवल प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सक्रिय होकर समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। फ्रैंकलिन ने अपने चुनाव अभियान में बार बार यह संदेश दिया कि अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति उसके नागरिक हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आर्थिक संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि पूरा राष्ट्र एकजुट होकर कार्य करे तो उससे बाहर निकला जा सकता है। वे निराशा के स्थान पर आशा का संदेश देते थे। यही कारण था कि उनके भाषण सुनने के बाद लोगों के मन में नया विश्वास पैदा होता था। उन्होंने अपने प्रस्तावित सुधार कार्यक्रम को एक नई दिशा के रूप में प्रस्तुत किया। बाद में यही कार्यक्रम न्यू डील के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन्होंने विस्तार से हर योजना की घोषणा नहीं की थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार बेरोजगारी कम करने, कृषि को सहायता देने, बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए साहसिक कदम उठाएगी। चुनाव अभियान के दौरान फ्रैंकलिन केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने छोटे कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि प्रधान राज्यों का भी दौरा किया। वे किसानों से उनकी फसल,
आवरण और बाजार की समस्याओं के बारे में बात करते थे। वे कारखानों के श्रमिकों से मिलते और उनके परिवारों की कठिनाइयों को सुनते थे। इन मुलाकातों ने उनके भाषणों को और अधिक वास्तविक बना दिया, क्योंकि वे लोगों की समस्याओं को स्वयं समझ चुके थे। उनकी पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट ने भी चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अलग अलग राज्यों में जाकर महिलाओं, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं से मिलती थीं। वे लोगों की समस्याएं सुनकर फ्रैंकलिन तक पहुंचाती थीं। एलेनोर का मानना था कि सरकार की नीतियां तभी सफल होंगी जब वे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचेंगी। उनकी सक्रियता ने चुनाव अभियान को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। उस समय अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर भी चुनाव मैदान में थे। उन्होंने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपने प्रयास किए थे, लेकिन जनता का बड़ा वर्ग उनसे संतुष्ट नहीं था। लोगों को लगता था कि सरकार ने संकट की गंभीरता को देर से समझा और राहत उपाय पर्याप्त नहीं थे। दूसरी ओर फ्रैंकलिन लगातार यह संदेश दे रहे थे कि परिस्थितियां बदल सकती हैं यदि सरकार नई सोच और नए साहस के साथ कार्य करे। फ्रैंकलिन ने कभी अपने विरोधियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की राजनीति नहीं अपनाई। वे मुख्य रूप से अपनी योजनाओं और भविष्य की दिशा पर बात करते थे। उनका ध्यान जनता का विश्वास जीतने पर था, न कि केवल चुनावी विवादों पर। यही कारण था कि उनकी छवि एक सकारात्मक और जिम्मेदार नेता की बनती गई। उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण संदेश था, देश को कार्य की आवश्यकता है। वे मानते थे कि बेरोजगारों को केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है। यदि उन्हें सम्मानजनक काम मिलेगा तो वे स्वयं अपने परिवारों का भविष्य बदल सकेंगे। इसी सोच के कारण उन्होंने सार्वजनिक निर्माण, आधारभूत ढांचे के विकास और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया। 1932 के चुनाव प्रचार के दौरान अनेक समाचार पत्रों ने लिखा कि फ्रैंकलिन जनता के बीच आशा का प्रतीक बन चुके हैं। लोग उनके भाषणों में केवल राजनीतिक वादे नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सहानुभूति महसूस करते थे। वे कठिन परिस्थितियों को छिपाते नहीं थे, बल्कि स्वीकार करते हुए समाधान प्रस्तुत करते थे। 8 नवंबर 1932 को राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। पूरे देश की निगाहें परिणामों पर टिकी थीं। जब मतगणना पूरी हुई तो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। उन्होंने भारी मतों से चुनाव जीता और अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति चुने गए। यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि उन करोड़ों नागरिकों की उम्मीदों की जीत थी जो आर्थिक संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। चुनाव जीतने के बाद भी फ्रैंकलिन ने विजय का उत्सव मनाने के बजाय अपने सामने खड़ी चुनौतियों पर ध्यान दिया। वे जानते थे कि राष्ट्रपति बनने का अर्थ केवल सम्मान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना है। उन्होंने अपने सलाहकारों, अर्थशास्त्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें शुरू कर दी, ताकि नई सरकार के गठन के साथ ही राहत कार्यक्रमों को लागू किया जा सके। लेकिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले भी देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। कई बैंक बंद होने की कगार पर थे। लोग अपने जमा पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर लंबी कतारों में खड़े थे। उद्योगों में उत्पादन और घट गया था। निवेशकों का विश्वास लगभग समाप्त हो चुका था। यह स्पष्ट था कि नई सरकार को सत्ता संभालते ही तत्काल और निर्णायक कदम उठाने होंगे। 4 मार्च 1933 को फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। यह समारोह ऐसे समय हुआ जब पूरा देश गहरे संकट से गुजर रहा था। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने एक ऐतिहासिक वाक्य कहा, जिसने पूरे राष्ट्र का मनोबल बढ़ा दिया। हमें केवल एक ही चीज से डरना चाहिए, और वह है स्वयं डर। इस संदेश का उद्देश्य लोगों के भीतर फैली निराशा और भय को समाप्त करना था। वे मानते थे कि यदि नागरिकों का आत्मविश्वास लौट आए तो आर्थिक पुनर्निर्माण का मार्ग आसान होगा। उनके इस भाषण ने पूरे देश में नई ऊर्जा का संचार किया। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने विशेषज्ञों की एक सक्षम टीम बनाई। इसमें अर्थशास्त्री, कानून विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोग शामिल थे। उनका उद्देश्य था कि हर निर्णय तथ्यों और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर लिया जाए। फ्रैंकलिन व्यक्तिगत रूप से भी प्रत्येक योजना का अध्ययन करते थे और फिर अंतिम निर्णय लेते थे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार निष्क्रिय नहीं रहेगी। यदि किसी नीति में सुधार की आवश्यकता होगी तो उसे बदला जाएगा। यदि कोई योजना सफल नहीं होगी
तो नई योजना बनाई जाएगी। वे प्रयोग करने से नहीं डरते थे। उनका विश्वास था कि संकट के समय साहसिक निर्णय ही राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। 1932 के राष्ट्रपति चुनाव और 1933 में सत्ता संभालने तक का यह काल अमेरिकी इतिहास का निर्णायक मोड़ था। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने जनता को केवल नया नेतृत्व नहीं दिया, बल्कि आशा, आत्मविश्वास और परिवर्तन का विश्वास भी दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक महान नेता वही होता है जो सबसे कठिन समय में भी लोगों के भीतर भविष्य के प्रति विश्वास बनाए रखे। अब उनके सामने वास्तविक परीक्षा शुरू होने वाली थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, बैंकिंग व्यवस्था को स्थिर करना, करोड़ों बेरोजगारों को राहत पहुंचाना और पूरे राष्ट्र का विश्वास वापस लाना आसान नहीं था। आने वाले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने ऐतिहासिक न्यू डील कार्यक्रम की शुरुआत की और आधुनिक अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक सुधार अभियान का नेतृत्व किया। अब 7वें अध्याय में जानते हैं न्यू डील और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण 1933 से 1936 तक। तो 4 मार्च 1933 को जब फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तब देश की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। महामंदी ने अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित कर दिया था। लाखों लोग बेरोजगार थे। बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का विश्वास लगभग समाप्त हो चुका था और अनेक परिवार गरीबी से जूझ रहे थे। नए राष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक समस्याओं को हल करना नहीं थी, बल्कि लोगों के मन में सरकार और भविष्य के प्रति विश्वास वापस लाना भी थी। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार तेजी से कार्य करेगी। वे मानते थे कि संकट के समय लंबे विचार विमर्श के साथ साथ तत्काल कदम उठाना भी आवश्यक है। उन्होंने अपने प्रशासन में ऐसे विशेषज्ञों को शामिल किया जो अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और सामाजिक नीतियों की गहरी समझ रखते थे। इस टीम को बाद में कई बार ब्रेन ट्रस्ट के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रपति को विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ सलाह दी जाए ताकि सही निर्णय लिए जा सकें। राष्ट्रपति बनने के शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी समस्या बैंकिंग संकट थी। हजारों बैंक कमजोर हो चुके थे और लोग डर के कारण अपने पैसे निकाल रहे थे। इससे बैंकिंग व्यवस्था और अधिक अस्थिर हो रही थी। फ्रैंकलिन ने तुरंत एक विशेष कदम उठाया। उन्होंने देश के सभी बैंकों को कुछ समय के लिए बंद करने का आदेश दिया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति की जांच की जा सके। इस कदम को बैंक हॉलिडे कहा गया। इस निर्णय का उद्देश्य लोगों के विश्वास को वापस लाना था। सरकार ने मजबूत और सुरक्षित बैंकों को दोबारा खोलने की अनुमति दी, जबकि कमजोर बैंकों को सुधार के लिए कदम उठाने पड़े। इसके बाद राष्ट्रपति ने रेडियो के माध्यम से जनता को संबोधित किया। इन रेडियो भाषणों को बाद में फायरसाइड चैट्स कहा गया। इन भाषणों में वे सरल भाषा में लोगों को बताते थे कि सरकार क्या कदम उठा रही है और नागरिकों को क्या समझना चाहिए। इससे जनता और राष्ट्रपति के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ। बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने नए कानून बनाए। वित्तीय संस्थानों पर अधिक निगरानी की व्यवस्था की गई ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए। फ्रैंकलिन का मानना था कि अर्थव्यवस्था केवल बड़े उद्योगपतियों और बैंकों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। न्यू डील का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र रोजगार सृजन था। महामंदी के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। फ्रैंकलिन जानते थे कि केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं होगा। लोगों को काम चाहिए था ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन चला सकें। इसलिए उनकी सरकार ने कई सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम शुरू किए। सरकार ने सड़कों, पुलों, स्कूलों, सार्वजनिक भवनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में निवेश बढ़ाया। इन परियोजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल अस्थायी राहत देना नहीं था, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना भी था। युवाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। सरकार ने युवा लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण देने की योजनाएं बनाई। बड़ी संख्या में युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, वन विकास और सार्वजनिक कार्यों से जोड़ा गया। इससे उन्हें आय भी मिली और देश के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हुआ। कृषि क्षेत्र भी महामंदी से बुरी तरह प्रभावित था। किसान कई वर्षों से कम कीमतों, कर्ज और अधिक उत्पादन की समस्या से परेशान थे। उनकी आय इतनी कम हो गई थी कि अनेक किसान अपने खेत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
फ्रैंकलिन प्रशासन ने कृषि संकट को दूर करने के लिए नई नीतियां लागू की। सरकार ने किसानों को उत्पादन को संतुलित करने और कृषि कीमतों को स्थिर करने में सहायता देने के प्रयास किए। उद्देश्य यह था कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो। यह कदम विवादों से मुक्त नहीं था, लेकिन सरकार का मानना था कि कृषि क्षेत्र को बचाए बिना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। न्यू डील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उद्योग और श्रमिकों से संबंधित था। महामंदी के समय कई उद्योग बंद हो रहे थे और श्रमिकों की स्थिति खराब हो रही थी। फ्रैंकलिन सरकार ने उद्योगों में उचित प्रतिस्पर्धा, श्रमिक अधिकारों और बेहतर कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। सरकार ने यह विचार प्रस्तुत किया कि आर्थिक विकास केवल उत्पादन बढ़ाने से नहीं होगा, बल्कि श्रमिकों की स्थिति सुधारना भी आवश्यक है। श्रमिकों को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अधिक अवसर मिला। इससे अमेरिकी श्रम व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। सामाजिक सुरक्षा भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नेतृत्व की एक बड़ी उपलब्धि थी। वे मानते थे कि आधुनिक समाज में सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों को जीवन की कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा देना भी है। इसी सोच से आगे चलकर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित हुई, जिसमें वृद्ध लोगों, बेरोजगारों और जरूरतमंद नागरिकों के लिए सहायता की व्यवस्था की गई। न्यू डील के दौरान फ्रैंकलिन ने पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया। जंगलों की सुरक्षा, भूमि संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। उस समय यह विचार नया था कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। हालांकि न्यू डील की नीतियों को सभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ व्यापारिक समूहों और राजनीतिक विरोधियों का मानना था कि सरकार अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही है। उनका तर्क था कि मुक्त बाजार को स्वयं समस्याओं का समाधान करने देना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सरकारी खर्च बहुत बढ़ रहा है। दूसरी ओर फ्रैंकलिन के समर्थकों का मानना था कि असाधारण संकट के समय असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। उनके अनुसार यदि सरकार कुछ नहीं करती तो लाखों लोगों की स्थिति और खराब हो सकती थी। इसलिए न्यू डील को संकट से निपटने के लिए आवश्यक कदम माना गया। 1936 तक न्यू डील के कई कार्यक्रमों का प्रभाव दिखाई देने लगा था। बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई देने लगे। लोगों का सरकार पर विश्वास वापस आने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि उनका राष्ट्रपति उनकी समस्याओं को समझता है और समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की नेतृत्व शैली भी इस समय और मजबूत हुई। वे जनता से सीधे संवाद करते थे और कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक संदेश देते थे। वे अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद लगातार काम करते रहे। उनके लिए पोलियो के बाद सीखा हुआ धैर्य अब राष्ट्रीय संकट से निपटने में सहायक बन रहा था। 1936 का राष्ट्रपति चुनाव आया तो फ्रैंकलिन की लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी थी। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता था कि न्यू डील ने उन्हें कठिन समय में सहायता दी है। उन्होंने चुनाव में भारी जीत हासिल की और दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। पहले कार्यकाल में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमेरिकी सरकार की भूमिका को बदल दिया था। पहले जहां सरकार आर्थिक मामलों में सीमित भूमिका निभाती थी, वहीं अब वह नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगी। यह परिवर्तन अमेरिकी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। न्यू डील केवल आर्थिक कार्यक्रमों का समूह नहीं था, बल्कि यह एक नई सोच थी। इसका आधार यह विचार था कि लोकतांत्रिक सरकार को संकट के समय अपने नागरिकों के साथ खड़ा होना चाहिए। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यह दिखाया कि नेतृत्व का असली मूल्य कठिन समय में सामने आता है। 1933 से 1936 तक का समय फ्रैंकलिन के राष्ट्रपति जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। उन्होंने टूटे हुए विश्वास को पुनर्जीवित किया, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयास किए और लाखों लोगों को नई आशा दी। हालांकि आगे भी कई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं, लेकिन अब अमेरिका को एक ऐसा नेता मिल चुका था जो संकटों का सामना साहस और दूरदृष्टि के साथ कर सकता था। आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के दूसरे कार्यकाल के दौरान विश्व राजनीति किस प्रकार बदलने लगी, यूरोप में युद्ध के बादल कैसे छाने लगे और अमेरिका धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध की ओर कैसे बढ़ा। अब 8वें अध्याय में जानते हैं दूसरा कार्यकाल और बदलती विश्व राजनीति 1937 से 1941 तक। तो सन 1936 में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की और वे दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस लौटे। ये जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि यह जनता के उस विश्वास की अभिव्यक्ति थी जो उन्होंने न्यू डील कार्यक्रमों के माध्यम से अर्जित किया था। अमेरिकी नागरिकों का एक बड़ा वर्ग मानता था कि फ्रैंकलिन ने कठिन आर्थिक समय में सरकार को उनके जीवन से जोड़ने का कार्य किया है। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में फ्रैंकलिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह मजबूत करना। न्यू डील के कई कार्यक्रमों से सुधार दिखाई देने लगा था, लेकिन महामंदी का प्रभाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी समस्या थी और कई उद्योगों को स्थिर होने में समय लग रहा था। फ्रैंकलिन जानते थे कि आर्थिक सुधार एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए उन्होंने अपनी नीतियों को जारी रखा। इस समय अमेरिकी समाज में सरकार की भूमिका को लेकर बहस भी बढ़ रही थी। कुछ लोग मानते थे कि न्यू डील ने आम लोगों को राहत दी है और सरकार को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं कुछ विरोधियों का विचार था कि संघीय सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया है। फ्रैंकलिन ने इन आलोचनाओं के बावजूद अपने सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनका विश्वास था कि सरकार को जनता के कल्याण के लिए जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 1937 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक नई कठिनाई का सामना करना पड़ा। कुछ आर्थिक संकेत कमजोर होने लगे और बेरोजगारी फिर बढ़ने लगी। फ्रैंकलिन प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक खर्च और रोजगार कार्यक्रमों को बढ़ाने के कदम उठाए। उनका उद्देश्य था कि आर्थिक गतिविधियों को फिर से गति दी जाए और लोगों को काम के अवसर मिले। दूसरे कार्यकाल के दौरान फ्रैंकलिन का ध्यान केवल घरेलू मामलों तक सीमित नहीं था। दुनिया की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। यूरोप और एशिया में कुछ शक्तिशाली देश आक्रामक नीतियां अपना रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर हो रही थी और नए संघर्षों के संकेत दिखाई देने लगे थे। यूरोप में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार तेजी से शक्तिशाली हो रही थी। जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दे रहा था। इटली में बेनिटो मुसोलिनी की सरकार भी विस्तारवादी नीतियां अपना रही थी। दूसरी ओर जापान एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सैन्य अभियान चला रहा था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वे समझते थे कि यदि विश्व में बड़े संघर्ष शुरू होते हैं तो उसका प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ेगा। हालांकि उस समय अधिकांश अमेरिकी नागरिक प्रथम विश्व युद्ध की यादों के कारण किसी नए युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। देश में एक मजबूत भावना थी कि अमेरिका को विदेशी संघर्षों से दूर रहना चाहिए। इस सोच के कारण अमेरिकी सरकार ने तटस्थता की नीति अपनाई। कांग्रेस ने ऐसे कानून बनाए जिनका उद्देश्य अमेरिका को विदेशी युद्धों में सीधे शामिल होने से रोकना था। फ्रैंकलिन भी जनता की भावना को समझते थे, इसलिए वे तुरंत युद्ध में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन वे यह भी जानते थे कि दुनिया में बढ़ता आक्रामक व्यवहार भविष्य में गंभीर समस्या बन सकता है। 1937 में फ्रैंकलिन ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विश्व में बढ़ती हिंसा और आक्रामकता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि शांति पसंद करने वाले राष्ट्र चुप रहेंगे तो दुनिया में अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि उस समय उनके विचारों को सभी लोगों ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन वे भविष्य के खतरों को समझ रहे थे। इसी दौरान फ्रैंकलिन ने अमेरिकी नौसेना और रक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देना शुरू किया। वे जानते थे कि भले ही अमेरिका युद्ध से दूर रहना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयार रहना आवश्यक है। उन्होंने सैन्य तैयारी और आधुनिक तकनीक के महत्व को समझा। 1939 में यूरोप में स्थिति और गंभीर हो गई जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पूरी दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की चपेट में आ गई। अमेरिका ने शुरुआत में युद्ध में सीधे भाग नहीं लिया। फ्रैंकलिन ने तटस्थता बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन वे लोकतांत्रिक देशों की कठिनाइयों को भी समझते थे। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि आक्रामक शक्तियां लगातार आगे बढ़ती रहीं, तो विश्व की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने अमेरिकी जनता को धीरे धीरे बदलती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में जानकारी देना शुरू किया। वे जानते थे कि किसी भी बड़े निर्णय के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होगा, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी के बजाय धैर्य और रणनीति के साथ आगे बढ़ना उचित समझा। 1940 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति सामान्यतः 2 कार्यकाल के बाद पद छोड़ देते थे,
लेकिन उस समय यूरोप में युद्ध की स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए फ्रैंकलिन ने इसे आवश्यक माना। उनके विरोधियों ने इस निर्णय की आलोचना की और कहा कि लंबे समय तक एक व्यक्ति का राष्ट्रपति बने रहना लोकतांत्रिक परंपरा के लिए उचित नहीं है। लेकिन उनके समर्थकों का तर्क था कि ऐसे संकटपूर्ण समय में अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता है। अंततः फ्रैंकलिन चुनाव जीत गए और वे तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में उनका मुख्य ध्यान युद्ध की परिस्थितियों और अमेरिकी सुरक्षा पर केंद्रित था। ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ अकेले संघर्ष कर रहा था और यूरोप का भविष्य अनिश्चित था। फ्रैंकलिन ने ब्रिटेन की सहायता के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया, लेकिन वे अमेरिका को सीधे युद्ध में शामिल करने से बचना चाहते थे। उन्होंने यह समझा कि यदि अमेरिका लोकतांत्रिक देशों की सहायता करना चाहता है, तो उसे केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि आर्थिक और औद्योगिक क्षमता का भी उपयोग करना होगा। अमेरिका की विशाल औद्योगिक शक्ति को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। इस समय अमेरिकी उद्योगों ने रक्षा उत्पादन बढ़ाना शुरू किया। हथियारों, जहाजों और सैन्य उपकरणों का निर्माण बढ़ा। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने लगी और बेरोजगारी में कमी आने लगी। हालांकि अमेरिका अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन देश धीरे धीरे युद्धकालीन तैयारी की ओर बढ़ रहा था। फ्रैंकलिन का नेतृत्व इस समय अत्यंत संतुलित था। उन्हें एक ओर जनता की शांति की इच्छा का सम्मान करना था, वहीं दूसरी ओर विश्व में बढ़ते खतरों का सामना करने की तैयारी भी करनी थी। वे जानते थे कि गलत समय पर लिया गया निर्णय देश के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। 1941 तक विश्व की स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो चुकी थी। जर्मनी यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रहा था और जापान एशिया में अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा था। अमेरिका अभी भी सीधे युद्ध से बाहर था, लेकिन घटनाएं तेजी से उसे एक बड़े संघर्ष की ओर ले जा रही थीं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का दूसरा और तीसरा कार्यकाल अमेरिकी इतिहास के सबसे परिवर्तनशील वर्षों में से एक था। इस दौरान उन्होंने आर्थिक संकट से उभरते हुए देश को बदलती विश्व राजनीति के लिए तैयार किया। उन्होंने समझा कि आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता से जुड़ी है। 1937 से 1941 तक का यह समय फ्रैंकलिन के नेतृत्व की परीक्षा का दौर था। उन्होंने घरेलू सुधारों को जारी रखा, अंतर्राष्ट्रीय संकटों को समझा और अमेरिका को आने वाले बड़े संघर्ष के लिए तैयार किया। लेकिन इतिहास में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो अमेरिका को सीधे द्वितीय विश्व युद्ध में ले जाएगी और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के राष्ट्रपति जीवन को पूरी तरह बदल देगी। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि जापान के पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने युद्धकालीन राष्ट्रपति के रूप में विश्व इतिहास में कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब 9वें अध्याय में जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का नेतृत्व 1941 से 1944 तक। तो सन 1941 तक दुनिया एक भयानक युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप में जर्मनी की नाजी सरकार ने कई देशों पर कब्जा कर लिया था और एशिया में जापान अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा था। अमेरिका अब तक सीधे युद्ध से दूर था, लेकिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट समझ चुके थे कि विश्व की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। वे जानते थे कि अमेरिका चाहे जितना भी तटस्थ रहने का प्रयास करे, लेकिन वैश्विक घटनाओं का प्रभाव अंततः देश पर पड़ेगा। फ्रैंकलिन का मुख्य उद्देश्य था कि अमेरिका की सुरक्षा बनी रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो। वे मानते थे कि यदि आक्रामक शक्तियों को बिना रोक टोक आगे बढ़ने दिया गया तो पूरी दुनिया की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। हालांकि अमेरिकी जनता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी युद्ध में शामिल होने के पक्ष में नहीं था, लेकिन फ्रैंकलिन धीरे धीरे देश को बदलती परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहे थे। 1941 की शुरुआत में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की सहायता बढ़ानी शुरू कर दी थी। ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ अकेले संघर्ष कर रहा था और उसे हथियारों तथा अन्य संसाधनों की आवश्यकता थी। फ्रैंकलिन ने ऐसी नीतियां अपनाई जिनके माध्यम से अमेरिका लोकतांत्रिक देशों की सहायता कर सके, लेकिन सीधे युद्ध में शामिल न हो। उनका मानना था कि यदि अमेरिका पूरी तरह अलग थलग रहेगा तो भविष्य में खतरा और बड़ा हो सकता है। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को एक ऐसी घटना हुई जिसने अमेरिका के इतिहास की दिशा बदल दी। जापान ने हवाई द्वीप स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा
और बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। यह हमला अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। अगले दिन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। उन्होंने इस दिन को एक ऐसा दिन जो बदनामी के रूप में याद किया जाएगा बताया और जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का अनुरोध किया। कांग्रेस ने युद्ध की घोषणा कर दी और अमेरिका आधिकारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अब फ्रैंकलिन के सामने उनके राष्ट्रपति जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व करना था जो अचानक युद्ध में प्रवेश कर चुका था। अमेरिका को अपनी सेना का विस्तार करना था, हथियारों का उत्पादन बढ़ाना था, सैनिकों को प्रशिक्षित करना था और मित्र देशों के साथ रणनीति बनानी थी। युद्धकालीन राष्ट्रपति के रूप में फ्रैंकलिन ने देश की पूरी औद्योगिक शक्ति को युद्ध के लिए संगठित किया। अमेरिकी कारखाने जो पहले सामान्य वस्तुओं का निर्माण करते थे, अब टैंक, विमान, जहाज और सैन्य उपकरण बनाने लगे। इस बदलाव ने अमेरिकी उद्योग को नई गति दी और लाखों लोगों को रोजगार मिला। युद्ध के दौरान अमेरिकी महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। बड़ी संख्या में महिलाएं उन उद्योगों में काम करने लगीं जहां पहले पुरुष कार्य करते थे, क्योंकि लाखों पुरुष सैनिक बनकर युद्ध में चले गए थे। महिलाओं ने हथियार निर्माण, चिकित्सा सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दिया। इससे अमेरिकी समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर नई सोच विकसित हुई। फ्रैंकलिन ने सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति तैयार की। वे नियमित रूप से सैन्य नेताओं से मिलते और विभिन्न मोर्चों की स्थिति की जानकारी लेते थे। उनका नेतृत्व केवल आदेश देने तक सीमित नहीं था। वे अलग अलग विकल्पों पर विचार करते, विशेषज्ञों की राय सुनते और फिर निर्णय लेते थे। द्वितीय विश्व युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। यूरोप में मित्र राष्ट्र जर्मनी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जबकि प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका जापान से लड़ रहा था। फ्रैंकलिन समझते थे कि युद्ध जीतने के लिए केवल सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आर्थिक क्षमता, वैज्ञानिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है। 1942 और 1943 के दौरान अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाए। उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में मित्र राष्ट्रों की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगी। प्रशांत क्षेत्र में भी अमेरिका ने जापानी सेना को पीछे धकेलना शुरू किया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के साथ मिलकर युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा की। इन नेताओं के बीच सहयोग मित्र राष्ट्रों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। यद्यपि तीनों देशों के राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन उस समय उनका मुख्य उद्देश्य जर्मनी और जापान की हार सुनिश्चित करना था। 1943 में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में फ्रैंकलिन ने युद्ध के बाद की दुनिया के बारे में भी सोचना शुरू किया। वे जानते थे कि केवल युद्ध जीतना पर्याप्त नहीं होगा। यदि भविष्य में स्थायी शांति स्थापित करनी है, तो मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आवश्यकता होगी। इसी सोच से उन्होंने एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें राष्ट्र आपसी सहयोग से विवादों का समाधान कर सकें। आगे चलकर यही विचार संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। युद्ध के दौरान फ्रैंकलिन का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। वर्षों के तनाव, लगातार यात्राओं और भारी जिम्मेदारियों का उनके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को सार्वजनिक नेतृत्व में बाधा नहीं बनने दिया। वे लगातार काम करते रहे और देश को विश्वास दिलाते रहे कि जीत संभव है। 1944 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। उस समय युद्ध अभी जारी था और देश को अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हो रही थी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। हालांकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं थी, फिर भी जनता के बड़े वर्ग को विश्वास था कि वही युद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त करने की दिशा में देश का नेतृत्व कर सकते हैं। फ्रैंकलिन चुनाव जीत गए और वे अमेरिका के इतिहास में 4 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले व्यक्ति बने। यह उनकी लोकप्रियता और जनता के विश्वास का प्रमाण था। लेकिन चौथे कार्यकाल की शुरुआत तक युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था और दुनिया एक नए युग की ओर बढ़ रही थी। 1944 के अंत तक मित्र राष्ट्रों की स्थिति मजबूत हो चुकी थी। यूरोप में जर्मनी कमजोर पड़ रहा था और उसकी हार लगभग निश्चित दिखाई देने लगी थी। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका जापान के खिलाफ लगातार आगे बढ़ रहा था।
फ्रैंकलिन जानते थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी एक शांतिपूर्ण और स्थिर विश्व का निर्माण। उन्होंने युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के निर्माण का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए देशों के बीच संवाद और सहयोग आवश्यक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमेरिका को केवल युद्ध में नेतृत्व नहीं दिया, बल्कि उसे एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आर्थिक संसाधनों, सैन्य शक्ति और कूटनीतिक संबंधों का उपयोग करके मित्र राष्ट्रों को एकजुट रखा। 1941 से 1944 तक का समय उनके राष्ट्रपति जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण और ऐतिहासिक काल था। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व किया जो पहले आर्थिक संकट से उबर रहा था और फिर विश्व के सबसे बड़े युद्ध में उतर गया। उनकी दूरदृष्टि, धैर्य और नेतृत्व क्षमता ने अमेरिका को कठिन परिस्थितियों में मार्ग दिखाया। हालांकि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था और फ्रैंकलिन के सामने अंतिम महीनों की बड़ी जिम्मेदारियां बाकी थीं। उन्हें युद्ध के अंत, विश्व शांति की स्थापना और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में भूमिका निभानी थी। लेकिन लगातार बढ़ती स्वास्थ्य समस्याएं उनके जीवन की अंतिम परीक्षा बनने वाली थीं। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के चौथे कार्यकाल, याल्टा सम्मेलन, अंतिम दिनों और 1945 में उनके निधन तक की ऐतिहासिक यात्रा कैसी रही। अब 10वें अध्याय में जानते हैं तीसरा और चौथा राष्ट्रपति कार्यकाल, साल 1941 से 1945 तक। तो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का तीसरा और चौथा राष्ट्रपति कार्यकाल अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समयों में से एक था। यह वह दौर था जब अमेरिका को एक और द्वितीय विश्व युद्ध की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर युद्ध के बाद की दुनिया की नींव भी रखी जा रही थी। फ्रैंकलिन ने इस पूरे समय में केवल एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में कार्य किया जिसने संकट के बीच अपने देश को दिशा दी। सन 1940 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद संभाला। इससे पहले अमेरिका के अधिकांश राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के बाद पद छोड़ चुके थे, क्योंकि देश की राजनीतिक परंपरा में यही सामान्य माना जाता था। लेकिन उस समय विश्व की स्थिति असाधारण थी। यूरोप में युद्ध चल रहा था, जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा था और एशिया में जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में फ्रैंकलिन ने महसूस किया कि अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता है। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में फ्रैंकलिन का मुख्य ध्यान अमेरिका को संभावित युद्ध के लिए तैयार करना था। यद्यपि अमेरिका अभी सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति समझ चुके थे कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। उन्होंने अमेरिकी रक्षा क्षमता को मजबूत करने, नौसेना के विस्तार और सैन्य उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। 1941 में पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अब फ्रैंकलिन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी पूरे राष्ट्र को युद्ध के लिए संगठित करना। उन्होंने सरकार, उद्योग, सेना और नागरिकों को एक साझा उद्देश्य के लिए जोड़ने का प्रयास किया। युद्ध के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। लाखों लोग सेना में शामिल हुए और उद्योगों ने सैन्य उत्पादन शुरू कर दिया। कारखानों में टैंक, विमान, हथियार और जहाज बनने लगे। इस औद्योगिक विस्तार ने अमेरिका को युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया। साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े और महामंदी के प्रभावों से अर्थव्यवस्था को बाहर आने में सहायता मिली। फ्रैंकलिन का मानना था कि युद्ध केवल सैनिकों द्वारा नहीं जीते जाते, बल्कि पूरे राष्ट्र के सहयोग से जीते जाते हैं। इसीलिए उन्होंने नागरिकों को भी युद्ध प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने बचत अभियान चलाए, आवश्यक संसाधनों का सही उपयोग किया और सेना के लिए समर्थन जुटाया। युद्ध के दौरान महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। जब बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक बनकर युद्ध में गए, तब महिलाओं ने उद्योगों, कार्यालयों और अन्य क्षेत्रों में काम संभाला। उन्होंने हथियार निर्माण, परिवहन और चिकित्सा सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह परिवर्तन अमेरिकी समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर नई सोच का कारण बना। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की नेतृत्व शैली की एक विशेषता यह थी कि वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते थे।
वे सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों और कूटनीतिज्ञों से लगातार सलाह लेते थे। वे किसी भी बड़े निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करते थे। उनका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि ऐसा भविष्य बनाना था जिसमें विश्व में स्थायी शांति स्थापित हो सके। 1941 के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन और अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग बढ़ाया। फ्रैंकलिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बीच मजबूत संबंध बने। दोनों नेताओं ने युद्ध की रणनीति और भविष्य की विश्व व्यवस्था पर कई बार चर्चा की। उनका सहयोग मित्र राष्ट्रों की एकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1943 में फ्रैंकलिन ने कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया। उन्होंने सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन और ब्रिटेन के नेता चर्चिल के साथ युद्ध की दिशा पर विचार विमर्श किया। इन बैठकों में यह तय किया गया कि जर्मनी के खिलाफ संयुक्त अभियान कैसे चलाया जाएगा और युद्ध के बाद दुनिया को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा। फ्रैंकलिन का एक बड़ा लक्ष्य था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई गलतियों को दोहराया न जाए। वे जानते थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद यदि राष्ट्रों के बीच सहयोग नहीं हुआ तो भविष्य में फिर बड़े संघर्ष हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। यही विचार आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना का आधार बना। 1944 में युद्ध अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। यूरोप में मित्र राष्ट्र जर्मनी के खिलाफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जून 1944 में मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी में ऐतिहासिक अभियान शुरू किया, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है। यह अभियान यूरोप में जर्मनी की शक्ति को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समय फ्रैंकलिन का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। वर्षों की मेहनत, तनाव और युद्धकालीन जिम्मेदारियों ने उनके शरीर पर प्रभाव डाला था। वे पहले से ही पोलियो के कारण शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1944 के राष्ट्रपति चुनाव में फ्रैंकलिन ने चौथी बार चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उस समय अमेरिका युद्ध के बीच में था और कई लोगों का मानना था कि अनुभवी नेतृत्व बनाए रखना आवश्यक है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया। चुनाव अभियान के दौरान उनकी स्वास्थ्य स्थिति कमजोर दिखाई देती थी, लेकिन जनता का विश्वास अभी भी उनके साथ था। लोगों को लगता था कि वही व्यक्ति युद्ध को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है और शांति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंततः फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने चुनाव जीत लिया और वे अमेरिका के इतिहास में 4 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले व्यक्ति बने। चौथे कार्यकाल की शुरुआत जनवरी 1945 में हुई। उस समय युद्ध लगभग अपने अंतिम चरण में था, लेकिन चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। जर्मनी की हार निकट थी, लेकिन युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण, शरणार्थियों की समस्या और नई विश्व व्यवस्था जैसे बड़े प्रश्न सामने थे। फरवरी 1945 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने याल्टा सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसमें फ्रैंकलिन, चर्चिल और स्टालिन ने यूरोप के भविष्य, जर्मनी के पुनर्गठन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विषयों पर चर्चा की। याल्टा सम्मेलन के दौरान फ्रैंकलिन का स्वास्थ्य काफी कमजोर था, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाई। वे चाहते थे कि युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का विचार इसी समय और अधिक मजबूत हुआ। फ्रैंकलिन का अंतिम लक्ष्य केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं था। वे ऐसी दुनिया चाहते थे जहां राष्ट्र बातचीत और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान करें। वे जानते थे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी। चौथे कार्यकाल के शुरुआती महीनों में फ्रैंकलिन ने अपने काम को जारी रखा, लेकिन उनका स्वास्थ्य तेजी से खराब होता गया। वर्षों के तनाव और कठिन जिम्मेदारियों ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था। फिर भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से आशावाद बनाए रखा और देश को विश्वास दिलाया कि विजय निकट है। तीसरे और चौथे कार्यकाल के दौरान फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अमेरिका को एक आर्थिक संकट से उभरते हुए देखा और फिर उसे विश्व युद्ध में नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने देश की औद्योगिक शक्ति को संगठित किया, मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग स्थापित किया और युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था के लिए आधार तैयार किया। उनके नेतृत्व ने अमेरिका को केवल सैन्य शक्ति के रूप में नहीं,
बल्कि एक वैश्विक जिम्मेदारी निभाने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि कठिन समय में नेतृत्व का अर्थ केवल निर्णय लेना नहीं होता, बल्कि लोगों में विश्वास बनाए रखना और भविष्य के लिए आशा पैदा करना भी होता है। हालांकि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की ऐतिहासिक यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। युद्ध समाप्ति की ओर था, लेकिन उनका स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ रहा था। आने वाले अध्याय में हम उनके अंतिम महीनों, याल्टा सम्मेलन के प्रभाव, 1945 में उनके निधन और उनकी महान विरासत के बारे में जानेंगे। अब 11वें अध्याय में जानते हैं अंतिम वर्ष, याल्टा सम्मेलन और निधन साल था 1945। तो सन 1945 की शुरुआत तक द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। यूरोप में नाजी जर्मनी की हार लगभग निश्चित दिखाई दे रही थी और मित्र राष्ट्र विजय की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन युद्ध समाप्त होने से पहले भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने बाकी थे। दुनिया को यह तय करना था कि युद्ध के बाद देशों के बीच संबंध कैसे होंगे, पराजित देशों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा और भविष्य में बड़े युद्धों को रोकने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई जाएगी। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अपने चौथे कार्यकाल में थे। वे इतिहास के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से एक बन चुके थे। लेकिन वर्षों की कठिन जिम्मेदारियों, लगातार तनाव और खराब स्वास्थ्य ने उनके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। पोलियो के कारण वे पहले से ही शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे और अब युद्धकालीन दबाव ने उनकी स्थिति और कठिन बना दी थी। फिर भी फ्रैंकलिन ने अपने कर्तव्यों को निभाना बंद नहीं किया। उनका ध्यान अभी भी दो प्रमुख विषयों पर था, युद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त करना और युद्ध के बाद स्थायी शांति की नींव रखना। वे जानते थे कि केवल सैन्य विजय पर्याप्त नहीं होगी। यदि विश्व के राष्ट्रों के बीच सहयोग नहीं बढ़ा तो भविष्य में फिर से विनाशकारी संघर्ष हो सकते हैं। फरवरी 1945 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सोवियत संघ के याल्टा शहर में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक माना जाता है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन शामिल हुए। याल्टा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था पर चर्चा करना था। तीनों नेताओं ने जर्मनी की हार के बाद उसकी स्थिति, यूरोप के भविष्य, युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर विचार किया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक था संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना। वे मानते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी के कारण दुनिया फिर से युद्ध की ओर बढ़ी। इसलिए इस बार एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जहां देश बातचीत के माध्यम से विवादों को हल कर सकें। याल्टा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के विचार को मजबूत समर्थन मिला। फ्रैंकलिन का विश्वास था कि यदि शक्तिशाली राष्ट्र मिलकर काम करें तो भविष्य के संघर्षों को रोका जा सकता है। उन्होंने ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें छोटे और बड़े सभी देशों की भूमिका हो। हालांकि याल्टा सम्मेलन में कई मुद्दों पर मतभेद भी थे। अमेरिका और ब्रिटेन लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व देते थे, जबकि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था अलग थी। यूरोप के भविष्य और पूर्वी यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर अलग अलग विचार मौजूद थे। फिर भी उस समय मुख्य उद्देश्य युद्ध समाप्त करना और मित्र राष्ट्रों की एकता बनाए रखना था। याल्टा सम्मेलन के बाद फ्रैंकलिन अमेरिका लौटे, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। 1 मार्च 1945 को उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। यह उनका अंतिम सार्वजनिक भाषणों में से एक था। उन्होंने अपने स्वास्थ्य की कठिनाइयों के बावजूद विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। अपने अंतिम दिनों में भी फ्रैंकलिन भविष्य के बारे में सोच रहे थे। वे चाहते थे कि युद्ध के बाद अमेरिका केवल अपनी शक्ति का उपयोग न करे, बल्कि दुनिया के पुनर्निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाए। वे आर्थिक स्थिरता, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को मजबूत करने के पक्षधर थे। अप्रैल 1945 की शुरुआत में फ्रैंकलिन जॉर्जिया राज्य के वार्म स्प्रिंग्स क्षेत्र में आराम करने गए। यह वही स्थान था जहां उन्होंने वर्षों पहले पोलियो से उबरने के लिए उपचार लिया था। यह जगह उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। यहां वे राजनीतिक तनाव से कुछ समय दूर रहकर विश्राम करते थे। 12 अप्रैल 1945 को फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अपने निवास स्थान पर बैठे हुए काम कर रहे थे। उस समय उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे।
अचानक उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्या हुई और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। उनकी आयु 63 वर्ष थी। उनकी मृत्यु का समाचार पूरे अमेरिका और दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। जिस व्यक्ति ने महामंदी के कठिन वर्षों में अमेरिका को संभाला था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया था, वह अब दुनिया के बीच नहीं था। लाखों लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु ऐसे समय हुई जब युद्ध अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। जर्मनी कुछ ही दिनों बाद आत्मसमर्पण करने वाला था और प्रशांत क्षेत्र में जापान के खिलाफ युद्ध जारी था। इसलिए उनकी मृत्यु ने मित्र राष्ट्रों के लिए एक भावनात्मक और राजनीतिक चुनौती भी पैदा कर दी। उनके बाद उपराष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने राष्ट्रपति पद संभाला। उन्हें अचानक दुनिया के सबसे बड़े युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। फ्रैंकलिन द्वारा शुरू की गई कई नीतियों और योजनाओं को आगे बढ़ाना अब नई सरकार की जिम्मेदारी थी। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के निधन के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया था। उनके समय में संघीय सरकार की जिम्मेदारी केवल सीमित प्रशासन तक नहीं रही, बल्कि नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण तक विस्तारित हुई। महामंदी के समय उनके न्यू डील कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को सहायता दी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। उन्होंने बैंकिंग सुधार, रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका नेतृत्व अमेरिका को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने मित्र राष्ट्रों के बीच सहयोग बनाए रखा और युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था की नींव रखने में योगदान दिया। फ्रैंकलिन का जीवन संघर्ष और सफलता का अद्भुत उदाहरण था। बचपन में विशेष सुविधाओं में पले बढ़े इस व्यक्ति ने राजनीति में प्रवेश किया, पोलियो जैसी बीमारी का सामना किया, फिर भी हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में अपना स्थान बनाया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कठिन परिस्थितियों में आशा बनाए रखना। चाहे आर्थिक संकट हो या विश्व युद्ध, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि समस्याओं का समाधान संभव है। उनका नेतृत्व केवल नीतियों और निर्णयों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा किया। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का निधन अमेरिकी इतिहास के एक युग का अंत था। उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक राष्ट्रपति पद संभाला और इस दौरान अमेरिका ने सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उनकी नीतियों और निर्णयों ने न केवल उनके देश को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व कठिनाइयों से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने और दूसरों के लिए रास्ता बनाने में होता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने शारीरिक सीमाओं, आर्थिक संकट और विश्व युद्ध जैसी चुनौतियों के बावजूद अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। आने वाले अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की विरासत क्या रही, उनके निर्णयों ने अमेरिका और दुनिया को किस प्रकार बदला और क्यों आज भी उन्हें इतिहास के महानतम नेताओं में गिना जाता है। अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की विरासत और विश्व पर प्रभाव 1945 के बाद। तो दोस्तों, 12 अप्रैल 1945 को फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के निधन के साथ अमेरिका ने अपने इतिहास के एक महान युग को समाप्त होते देखा। लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व किया था। यह अवधि अमेरिका के लिए अत्यंत कठिन और परिवर्तनकारी रही। उन्होंने एक ओर महामंदी जैसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया, तो दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध जैसे वैश्विक संघर्ष में देश का नेतृत्व किया। उनके निधन के बाद भी उनके विचार, नीतियां और नेतृत्व शैली लंबे समय तक अमेरिका और विश्व की राजनीति को प्रभावित करती रहीं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की सबसे बड़ी विरासतों में से एक थी सरकार और जनता के संबंधों में आया परिवर्तन। उनके राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका में यह विचार अधिक प्रचलित था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में सीमित भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन महामंदी के दौरान उन्होंने यह सिद्ध किया कि संकट के समय सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और नागरिकों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। उनके न्यू डील कार्यक्रमों ने अमेरिकी समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन नीतियों का उद्देश्य केवल तत्काल आर्थिक संकट को कम करना नहीं था, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना था जिसमें भविष्य में नागरिकों को अधिक सुरक्षा मिल सके। बैंकिंग सुधार, रोजगार कार्यक्रम,
सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों से जुड़े कदमों ने अमेरिकी जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की सबसे स्थायी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। उनका मानना था कि आधुनिक समाज में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बुजुर्गों, बेरोजगारों और कमजोर वर्गों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करे। इस सोच ने अमेरिका में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों को भी महत्व दिया। उनके प्रशासन के दौरान ऐसे कानून बनाए गए जिनसे मजदूरों को बेहतर सुरक्षा और संगठन बनाने का अधिकार मिला। उनका विश्वास था कि आर्थिक विकास तभी सफल हो सकता है जब उसमें काम करने वाले लोगों का जीवन भी बेहतर हो। फ्रैंकलिन की दूसरी बड़ी विरासत थी अमेरिका को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सीमित भूमिका निभाता था, लेकिन फ्रैंकलिन के नेतृत्व में अमेरिका ने विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। युद्ध के दौरान उन्होंने मित्र राष्ट्रों को एकजुट रखा और जर्मनी तथा जापान के खिलाफ संयुक्त प्रयासों का नेतृत्व किया। उन्होंने यह समझा कि आधुनिक दुनिया में किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की सोच का महत्वपूर्ण योगदान था। उनका सपना था कि भविष्य में राष्ट्र आपसी बातचीत और सहयोग के माध्यम से विवादों का समाधान करें। वे चाहते थे कि विश्व में ऐसी संस्था हो जो युद्धों को रोकने और शांति बनाए रखने में सहायता कर सके। हालांकि वे संयुक्त राष्ट्र की अंतिम स्थापना को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन उनके विचारों ने इसकी नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण मंच बन गया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नेतृत्व केवल नीतियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी संवाद शैली भी उनकी सफलता का महत्वपूर्ण कारण थी। उनके रेडियो संबोधन, जिन्हें फायरसाइड चैट्स कहा जाता है, जनता से सीधे जुड़ने का एक नया माध्यम बने। वे कठिन आर्थिक और राजनीतिक विषयों को सरल भाषा में समझाते थे, जिससे आम नागरिकों को लगता था कि राष्ट्रपति उनकी समस्याओं को समझते हैं। उनकी यह क्षमता कि वे लोगों में विश्वास और आशा पैदा कर सकते थे, उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत थी। महामंदी और युद्ध जैसे कठिन समय में उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का जीवन व्यक्तिगत संघर्ष का भी उदाहरण है। 1921 में पोलियो के कारण उनके पैरों की शक्ति चली गई थी। उस समय कई लोगों ने सोचा था कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन उन्होंने बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने वर्षों तक उपचार, अभ्यास और आत्मविश्वास के माध्यम से स्वयं को फिर से तैयार किया। उनकी शारीरिक चुनौती ने उन्हें समाज के कमजोर और संघर्ष कर रहे लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया। वे समझने लगे थे कि कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाले लोगों को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि अवसर और समर्थन की आवश्यकता होती है। उनकी पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट ने भी उनकी विरासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एलेनोर ने सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों और कमजोर वर्गों के लिए लगातार काम किया। फ्रैंकलिन के निधन के बाद भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को बढ़ावा दिया और संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकारों के बीच फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के मूल्यांकन को लेकर अलग अलग विचार रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें एक महान सुधारक और संकट के समय असाधारण नेता मानते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अमेरिका को आर्थिक पतन से बाहर निकाला और युद्ध के समय देश को मजबूत नेतृत्व दिया। दूसरी ओर कुछ आलोचकों का मानना है कि न्यू डील की कुछ नीतियों में सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया था। कुछ लोगों ने उनके आर्थिक कार्यक्रमों और लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने के निर्णय की आलोचना भी की। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का प्रभाव अमेरिकी इतिहास में अत्यंत गहरा रहा। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल ने अमेरिकी राजनीति की दिशा बदल दी। उन्होंने यह स्थापित किया कि लोकतांत्रिक सरकार को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विश्व स्तर पर भी उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनकर उभरा। फ्रैंकलिन की नीतियों और निर्णयों ने इस परिवर्तन की नींव तैयार की। उन्होंने अमेरिका को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का जीवन हमें यह संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियां किसी व्यक्ति की क्षमता को समाप्त नहीं करती। सही दृष्टिकोण, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया। राजनीतिक संघर्ष, शारीरिक बीमारी, आर्थिक संकट और विश्व युद्ध। लेकिन हर बार उन्होंने हार मानने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास किया। यही कारण है कि उनका नाम केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक विश्व नेता के रूप में याद किया जाता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने व्यक्तिगत कठिनाइयों से ऊपर उठकर करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व का वास्तविक अर्थ शक्ति या पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सेवा और लोगों के प्रति विश्वास है। आज भी जब दुनिया आर्थिक संकट, सामाजिक चुनौतियों या अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का सामना करती है, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नेतृत्व से प्रेरणा ली जाती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि इतिहास में महान स्थान उन्हीं लोगों को मिलता है जो कठिन समय में साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी 1882 को जन्म लेने वाला यह बालक, जिसने हाइड पार्क के शांत वातावरण से जीवन की शुरुआत की थी, आगे चलकर अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में शामिल हुआ। 12 अप्रैल 1945 को उनका जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार, नीतियां और आदर्श आज भी जीवित हैं। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की पूरी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि किसी व्यक्ति ने समाज और मानवता के लिए कितना योगदान दिया। इसी कारण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को इतिहास में एक ऐसे महान नेता के रूप में याद किया जाता है जिसने संकट के समय अपने देश को नई आशा दी, लोकतंत्र को मजबूत किया और विश्व शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका जीवन साहस, सेवा और नेतृत्व की अमर कहानी है। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको रूजवेल्ट की यह बायोग्राफी आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।